नमस्कार मित्रों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशन, जिसे यूएन शॉर्टकट में कहते हैं, तो यूएन पर यूएसए के प्रभाव का कारण क्या है। तो यूएन पर यूएसए के प्रभाव का कारण है कि यूनाइटेड नेशन के बजट में कुल 20% का योगदान अकेले अमेरिका देता है। अब सोचिए, 193 देश में अकेला एक देश 20% बजट में योगदान कर रहा है, तो उसका प्रभाव होना स्वाभाविक है। वहीं भारत की बात देखें तो भारत मात्र 0.834% ही योगदान कर पाता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या अधिक है और भारत की जवाबदेही भी अधिक है। तो अपने जवाबदेही के कारण भारत जो है यूनाइटेड नेशन में आर्थिक रूप से ज़्यादा मदद नहीं कर पाता है। यूनाइटेड नेशन में यूएसए के प्रभाव का और भी जो सबसे बड़ा कारण है वह है यूनाइटेड नेशन का यूएसए के धरती पर होना, यूएसए के भूक्षेत्र में होना। अब जिस देश में जिसका हेडक्वार्टर होगा उसका प्रभाव तो होगा ही। और सबसे बड़ा जो रीजन है वो है वीटो पावर। आप लोग जानते हैं कि जो 5 देश है अस्थायी देश संयुक्त राष्ट्र के, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, इन सारे को वीटो पावर है। अर्थात अगर सुरक्षा परिषद के 14 देश एक साथ हो जाएं और कोई एक देश भी जो अस्थायी सदस्य है वो अगर विरोध में हो तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाता। तो अमेरिका के पास वीटो पावर है और अमेरिका ने इसका प्रयोग भी खूब किया है। इसके प्रयोग करने के मामले में अमेरिका दूसरा नंबर पर है। यूएसएसआर ने जहां पर 133 बार प्रयोग करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है वीटो पावर यूज करने में, वहीं यूएसए 83 बार इसका यूज करके दूसरे स्थान पर है। चाइना ने 11 बार यूज किया है। ये डाटा दिसंबर 2017 तक का है। फिर देखिए अमेरिका की सैन्य ताकत। अमेरिकी वर्चस्व वाला चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि अमेरिका के पास ऐसी शक्ति है कि वो बिना एक सैनिक गवाए कहीं भी रहकर अपने देश में से रह कर के वो विश्व के किसी भी कोने में मिसाइल दाग सकता है, और अपनी इसी ताकत के कारण वो किसी की परवाह नहीं करता। 1990 में तो उसे संयुक्त राष्ट्र का स्वीकृति मिला था, और संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति के कारण उन्होंने इराक पर हमला किया था। लेकिन 2003 ईस्वी में उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की और इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को अपदस्थ किया। 5वां कारण जो है वह है एक ध्रुवीय व्यवस्था। यूएसएसआर के पतन के बाद अमेरिका इकलौता एक छत्र राज हो गया पूरे दुनिया में, और एक छत्र राज में जब इसके बराबर का कोई टक्कर देने वाला सुपर पावर नहीं रहा तो फिर अमेरिका की दादागिरी आप समझ ही सकते हैं। तो अमेरिका का यूएन पर प्रभाव होने का कारण भी है एक ध्रुवीय व्यवस्था में अमेरिका की मजबूत स्थिति। और सबसे लास्ट कारण जो है वो है यूनाइटेड नेशन में नौकरशाहों का अमेरिकी नागरिक होना। यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे नौकरशाह होते हैं, प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो उन एडमिनिस्ट्रेटर में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, नौकरशाह जो होते हैं, वो अमेरिकी नागरिक होते हैं। इन सारे कारणों से संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में अर्थात यूएन में यूएसए का प्रभाव है। यूनाइटेड नेशन से इनके सदस्य देशों को काफ़ी शिकायतें हैं, लेकिन हम लोग आज 3 शिकायतों की चर्चा करेंगे जो खुद यूनाइटेड नेशन के सदस्य देशों ने अपने महासभा में स्वीकृत किया था। पहली शिकायत है कि अब सुरक्षा परिषद सच्चाइयों की नुमाइंदगी नहीं करता, अर्थात सच्चाइयों को वो नहीं दिखलाता, रिप्रेजेंट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशन चीन के उइगर मुसलमानों के बारे में साइलेंट है, चुपचाप है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के यूनाइटेड नेशन चुप रहता है। तो सुरक्षा परिषद अब सच्चाइयों को नहीं दिखलाता है, ये कहना है यूनाइटेड नेशन महासभा के सदस्यों का। और महासभा मतलब जिसमें सभी देश उनके जो होते हैं, जितने मेंबर होते हैं, सभी महासभा के सदस्य होते हैं। फिर इनके फैसले पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप लिए होते हैं। अब ये जितना भी डिसीजन देता है वो पश्चिमी मूल्य मतलब यूरोप और अमेरिका के नीतियों का समर्थन करते हैं। अब अमेरिका और यूरोप के क्या मूल्य हैं कि अधिक से अधिक उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया जाए, बाजारवाद को बढ़ावा दिया जाए, जबकि पूर्वी मूल्य जो है वो संतुष्टि पर काम करता है, वो जीवन की गुणवत्ता पर काम करता है। तो इस प्रकार और पूरा बाजार जो है या जो बाजार की पद्धति है वो पश्चिमी मूल्य पर आधारित है। और यूनाइटेड नेशन भी अमेरिका और यूरोपीय देशों के मान्यताओं को अपनी स्वीकृति देता है, अपनी मुहर लगाता है। फिर तीसरा जो सबसे बड़ा क्लेम है, ये सभी को दिखाई पड़ सकता है, वह सुरक्षा परिषद में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। अब देखिए अफ्रीका कितना बड़ा महादेश है, लेकिन अफ्रीका से कोई भी एक भी मेंबर सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है।
ऑस्ट्रेलिया से कोई नहीं है। भारत इतना बड़ा अपने आप में एक उपमहाद्वीप है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम है हिंद महासागर, लेकिन भारत को प्रतिनिधित्व नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को प्रतिनिधित्व नहीं है सुरक्षा परिषद में, और ना ही अफ्रीका को है और ना ही दक्षिण अमेरिका को है। 5 देश जो हैं सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, उसमें 3 यूरोप के ही हैं, इंग्लैंड, फ्रांस और ब्रिटेन, और एक अमेरिका का है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, और एक चाइना का है जो कि एशिया का है। तो इस प्रकार ये बहुत ही वाजिब और विजिबल आरोप है, शिकायत है कि सुरक्षा परिषद में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सुरक्षा परिषद में जो शिकायतें हैं, यूनाइटेड नेशन से शिकायतें हैं, उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए, अर्थात यूनाइटेड नेशन में सुधार के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। यूनाइटेड नेशन में सुधार की बात बहुत लंबे समय से चल रही है। इसके सुधारों को अगर हम लोग 2 भाग में बांटें तो पहला होगा ढांचा का सुधार और दूसरा होगा प्रक्रिया में सुधार। ढांचा का सुधार का मतलब कि सभी महादेशों को, सभी बड़ी आबादी वाले देशों को, सभी महत्वपूर्ण देशों को उचित योगदान मिले। जैसे ऑस्ट्रेलिया को योगदान मिले, अफ्रीका को मिले, भारत की सदस्यता मिले, ब्राज़ील को मिले, जर्मनी को मिले, जापान को मिले। ये सारी बातें जो है वो है ढांचा का सुधार, अर्थात उसके सुरक्षा परिषद में जो अधिक आबादी वाले देश हैं, जो अधिक महत्वपूर्ण देश हैं, उनको जगह मिले। दूसरा है प्रक्रिया में सुधार। प्रक्रिया में सुधार अर्थात वीटो पावर में सुधार, या तो अधिक देशों को वीटो पावर दिया जाए या फिर बहुमत के आधार पर फैसले लिए जाए। ऐसा नहीं कि पूरे देश जो हैं 100 में 99 एक पक्ष में है और एक के चलते कोई फैसला रुक जाए। तो प्रक्रिया में सुधार का जब बात होता है तो दिमाग में रखिएगा कि ढांचा, ये वीटो पावर में सुधार की बात हो रही है, और ढांचा का सुधार की बात जब होती है तो यह दिमाग में रखना है कि अधिक से अधिक सदस्यों को इसमें सदस्यता दी जाए। अब यूएन में सुधार हेतु सुझाव इसी के सदस्यों के द्वारा दी गई है। क्या सुझाव दिया गया है कि नए सदस्य को सैन्य ताकत होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सैन्य ताकत होना चाहिए, क्योंकि जब तक ताकत नहीं होगी, सैनिक शक्ति नहीं होगी आपके पास, कोई भी देश आपके बात को सुनेगी नहीं। फिर बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए। आर्थिक रूप से भी आप जब मजबूत होंगे, आज कोई भी संबंध, किसी भी 2 देशों के बीच के जो संबंध बनते हैं वो आर्थिक आधार पर बनते हैं। पहले पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बोलता था इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरब मेरे साथ है, यूएई हमारे साथ है, लेकिन आज सऊदी अरब और यूएई भारत के साथ है इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद। इसका कारण है कि भारत आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है और कोई भी देश अपने आर्थिक हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो उसी प्रकार यूनाइटेड नेशन में भी ये बात लागू होती है कि उसके नए सदस्य को आर्थिक ताकत होना चाहिए, उसके बजट में अधिक योगदान देने वाला देश होना चाहिए। अब कोई भी संस्था चाहेगी कि हमारे जो है बजट में कोई सदस्य ज़्यादा योगदान दे, तो बजट में ज़्यादा योगदान मिले। फिर मानवाधिकारों को सम्मान करने वाला देश हो। अब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा देश हो जो अपने ही नागरिकों पर अत्याचार करता हो, तो अपने नागरिकों पर अत्याचार ना करे। बड़ी आबादी वाला देश हो, जैसे कि भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, जापान है, तो बड़ी आबादी वाला देश है, अधिक लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला देश हो। फिर अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विविधता को नुमाइंदगी करने वाला देश हो। और नुमाइंदगी थोड़ा किताबी भाषा है, मगर नुमाइंदगी का अर्थ होता है रिप्रेजेंट करना। तो ऐसा देश हो जिसका भूगोल अधिक देशों को टच करता हो, जिसकी बाउंड्री अधिक देशों को टच करता हो, जिसकी अर्थव्यवस्था केवल उद्योग या केवल कृषि पर निर्भर ना हो, उसमें वैरायटी हो, फिर उसके अधिक कल्चर वाले लोग उसमें रहते हो, ताकि अधिक से अधिक जो है मेंबरशिप को कलरफुल बनाया जा सके। यूनाइटेड नेशन में, उसके सुरक्षा परिषद में खास करके अधिक लोगों को, अधिक देशों को जगह मिल सके। तो इस प्रकार यूनाइटेड नेशन द्वारा दिए गए सुझावों को हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों को देखना है कि भारत ने इस पर क्या सुझाव दिया है और भारत का जो है दावेदारी कितना बनता है। भारत यूनाइटेड नेशन का संस्थापक सदस्य है, इसलिए भारत के सुझावों को बहुत ही ध्यान से हम लोग को देखना चाहिए, विशेष करके जब हम लोग भारतवासी भी हैं। तो भारत ने यूएन में सुधार के लिए कुल 5 सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव है कि बदले विश्व में यूएन की मजबूती और दृढ़ता आवश्यक, अर्थात जब विश्व बदल रहा है, इस बदलते हुए विश्व में यूएन को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, दृढ़ बनाने की ज़रूरत है। जब तक यूनाइटेड नेशन मजबूत नहीं होगा, दृढ़ नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक इनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेगा। दूसरा कि संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में बहुत सारा चीज़ें, शांति है, सुरक्षा है, विकास है, सेवा है, लेकिन भारत के अनुसार इसके एजेंडे में विकास का जो मुद्दा है वो 1 नंबर पर होना चाहिए, क्योंकि जब दुनिया के देश विकास करेंगे तो अपने आप शांति आएगी, ऐसा भारत मानता है। फिर सुरक्षा परिषद अधिक प्रतिनिधि मूलक होना चाहिए,
प्रतिनिधिमूलक मतलब अधिक से अधिक क्षेत्रों को, अधिक से अधिक लोगों को दर्शाना चाहिए, उसको प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अब देखिए शब्द थोड़ा हार्ड आ रहे हैं, तो अब ये उम्मीद मत कीजिए कि आपको 3-4 क्लास के शब्द आएंगे। आप 12 में पढ़ते हैं तो 12 के शब्द आएंगे। अगर आप कोई शब्द को नहीं समझते तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस शब्द का अर्थ भी बताऊंगा। और अच्छा होगा कि कुछ आप जो है क्लासिकल शब्द, थोड़े हार्ड वर्ड को भी याद करना शुरू करें। तो ये कहता है कि सुरक्षा परिषद अधिक प्रतिनिधिमूलक होना चाहिए, अर्थात अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, भारत को, इन सारे देशों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। फिर सुरक्षा परिषद में जो है वो विकासशील देशों की संख्या कम है। जितने भी देश हैं अस्थायी सदस्य सब विकसित देश हैं, तो उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। तो भारत का यह भी कहना है कि विकासशील देशों की बात सुनी जाए, इसके बातों को इग्नोर नहीं किया जाए। दूसरा, सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी, परमानेंट और टेम्पोररी दोनों प्रकार के सदस्यों की संख्या बढ़ाया जाए। आप लोग जानते हैं कि अभी 5 अस्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य है। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या भी और अस्थायी सदस्यों की संख्या भी दोनों बढ़ाया जाए, क्योंकि ये 1965 से नहीं बढ़ा है। 1965 के पहले 5+6 हुआ करते थे, अभी 5+10 है। तो इसको और अधिक बढ़ाया जाए ताकि दुनिया के अधिक भागों को अधिक से अधिक मौका मिल सके, उनका प्रतिनिधित्व वहाँ जा सके, ताकि दुनिया के लोगों को लगे कि ये हमारी संस्था है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत की दावेदारी सुरक्षा परिषद में किन आधारों पर की जाती है। यूएन में भारत की दावेदारी मजबूत है और भारत के साथ ही जापान, जर्मनी और ब्राज़ील की भी दावेदारी मजबूत है। इसलिए इन देशों ने G4 नामक ग्रुप बनाया है और दुनिया में अपना अधिक से अधिक समर्थन हासिल करने की कोशिश में रहते हैं। यूएन में भारत की दावेदारी का कारण है कि भारत आबादी के मामले में दूसरा स्थान रखता है। पूरे विश्व में 20% आबादी केवल भारत का है। हर 5वां आदमी जो विश्व का है वो भारतीय है। फिर है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया में। वैसे तो आबादी की दृष्टि से चाइना सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, मगर वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, इसलिए लोकतंत्र के हिसाब से भी भारत दूसरा स्थान रखता है। यूनाइटेड नेशन के सभी मिशन में भारत का हिस्सा रहता है। कोई भी ऐसा मिशन नहीं होता इसमें भारत अपना भूमिका नहीं निभाता है। फिर है, शांति बहाल में ठोस भूमिका। जहाँ भी शांति की बात होती है, शांति बहाल की बात होती है, भारत वहाँ मध्यस्थता करता है, भारत अपनी शांति सेना भेजता है। और फिर भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। वर्तमान समय में भारत की जो GDP बहुत बढ़ रही है, कोरोना के समय जरूर थोड़ी सी शिथिल हो गई है, लेकिन यह एक उभरती हुई शक्ति है। और सबसे लास्ट जो कारण है वह है कि बजट में इसका नियमित योगदान होता है। जो खर्च होता है यूनाइटेड नेशन का, उसमें कभी भारत चूकता नहीं है, नियमित योगदान देता है और इसमें कभी भी पेमेंट में चूक नहीं होती है। नेशन समाप्त हुआ। अब हम लोग और भी उससे जुड़ी या फिर अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चर्चा करेंगे। तो इसमें पहले नंबर पर है IMF। बहुत ही पॉपुलर नाम है IMF। फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या काम है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है कि कौन सा देश कितने कर्ज में है, किसे कितने कर्ज दिया जा सकता है, कौन से देश की क्या नीति है, इन सारे बातों पर नज़र रखता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। और अभी इसके मेंबर कितने हैं? कुल मिलाकर 189। 2016 के हिसाब से 2016 के बाद कोई नया सदस्य इसमें प्रवेश नहीं किया है। तो ये सब जो IMF से संबंधित प्रश्न है, ये 12 के एग्जाम में लंबे प्रश्न के रूप में नहीं पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे। तो आप इससे संबंधित फैक्ट को याद रखें। तो 2016 तक 189 सदस्य थे, लेकिन हर सदस्य के राय का महत्व बराबर नहीं है। अर्थात यहाँ कोई सदस्य अगर अपना राय देता है, वोट देता है, तो उसका वेटेज अलग अलग होता है। उसके बजट के अनुसार, उसका योगदान के अनुसार उसका वैल्यू होता है। जैसे G7 की बात करें, अब G7, G4 तो हम लोगों ने देखा कि यूनाइटेड नेशन में प्रवेश के लिए जो ग्रुप बना था वो G4 कहलाता था। अब G7 7 देशों का संगठन है, याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि इनमें से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है, 3 दे देगा, कोई चौथा दूसरा दे देगा। तो G7 के सदस्य हैं USA, UK, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और इटली। इनके वोट का वैल्यू अकेले 41.29% है। और इसमें से अगर अमेरिका को निकाल दें तो अमेरिका का केवल 16.5%, 16.5% इसका वेटेज है। जबकि वहीं इंडिया को देखा जाए तो इंडिया के वोट का वैल्यू मात्र 2.64% है। तो सभी देश राय तो देते हैं, लेकिन उनका वेटेज जो है उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर होता है।
इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत ही डेमोक्रेटिक ये नहीं लगती है, लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल संस्था है। विश्व स्तर पर इसका काम बहुत ज़्यादा है। तो IMF के बारे में जानकारी रखिए। अब हम लोग देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। IMF की तरह दूसरे महत्वपूर्ण संगठन है, वित्तीय संगठन यह भी, वर्ल्ड बैंक, जिसे विश्व बैंक भी कहते हैं। तो विश्व बैंक के बारे में भी कुछ तथ्य जान लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। 1944 में स्थापित हुआ। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है, जो कि अमेरिका की राजधानी भी है। इसके कुल मेंबर 189 है, जितना कि IMF में भी है। इसका मुख्य जो मोटो है यह है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, अर्थात यह गरीबी मुक्त विश्व की स्थापना करना चाहता है। और इनकी गतिविधियां हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत ढांचा, पर्यावरण और सुशासन। अर्थात ये दुनिया के गरीब देशों को शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, कृषि और आधारभूत ढांचा में सुधार के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए और गुड गवर्नेंस, सुशासन के लिए सस्ते दर पर ऋण देती है, या फिर वो जो है बहुत बार फ्री में भी ऋण देती है, वो फिर वापस नहीं लेती है। तो मुख्य रूप से जानिए कि 1944 में स्थापित हुआ, हेडक्वार्टर वाशिंगटन है, 189 सदस्य हैं। अब हम लोग आगे दूसरी संस्था की चर्चा करते हैं। WTO भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन का काम क्या है? ये वैश्विक व्यापार के नियम तय करता है कि कौन सा देश किस तरह व्यापार करेगा, किसको पेटेंट मिलेगा, इन सारे बातों को तय करता है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जो है वो GATT का उत्तराधिकारी है, अर्थात GATT ही नए रूप में WTO है। अब GATT का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो GATT का उत्तराधिकारी है विश्व व्यापार संगठन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि WTO किसका उत्तराधिकारी है या किसका अग्रगामी संस्था है? तो वह है GATT। कब स्थापित हुई? 1995 में। यह स्थापित हुई 1995 में। और इसके सदस्य कितने हैं? 164, 2016 तक। और इसमें मुख्य रूप से दबदबा USA, EU अर्थात यूरोपीय यूनियन और जापान का दबदबा है। एक महत्वपूर्ण संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। हमने जिन एजेंसियों की बात की है, WTO या फिर वर्ल्ड बैंक या IMF, ये सब बॉक्स में दिया गया है आपके छठे लेसन में, लेकिन कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछने के चांसेज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कभी भी। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में 2019 में जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक NGO है जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह रिपोर्ट जारी करता है, मानवाधिकार का रैंकिंग जारी करती है, और इनके जो रिपोर्ट होते हैं वो सरकारों के परेशानी का कारण बनता है। कोई देश अगर कहीं पर कुछ अत्याचार होता है तो उसके बारे में विश्व स्तर पर पब्लिश हो जाने से उस देशों को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ये जानना होगा कि एक तरह का NGO है और मानवाधिकार के लिए कार्य करता है। उसी प्रकार मानवाधिकार पर कार्य करने वाला एक और संस्था है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स वॉच। तो ह्यूमन राइट वॉच भी अपने रिपोर्टों के आधार पर मीडिया का ध्यान अपने ओर आकर्षित करते रहता है। मीडिया कहने का मतलब इंडिया और पाकिस्तान नहीं, यहाँ पर वर्ल्ड मीडिया का ध्यान अपने ओर खींचते रहती है ह्यूमन राइट वॉच। फिर उसी प्रकार एक महत्वपूर्ण संगठन है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, जिसे शॉर्ट में IAEA कहते हैं। इसका फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यह क्या करता है? पहले इसकी स्थापना जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1957 में हुआ। यह परमाणु ऊर्जा के केवल शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। ये नहीं चाहता है कि इसका आणविक ऊर्जा का सैन्य यूज हो और विशेष करके जो है आतंकवादियों तक आणविक ऊर्जा पहुंच जाए। इसके लिए सभी देश जो इनके मेंबर होते हैं उनकी वो नियमित जांच करता है कि आप अपने परमाणु ऊर्जा का क्या उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र के अंग, संयुक्त राष्ट्र में होने वाले बदलाव, उसके सुझाव, फिर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बारे में पढ़ा। इस प्रकार हम लोगों ने ये छठा लेसन कंप्लीट किया। इसमें किसी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप ज़रूर पूछें, और पूरा लेसन ध्यान से देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।